हेलो एवरीवन, वेलकम टू शाजिल सर क्लासेस। और कैसे हैं आप लोग? मुझे पूरी उम्मीद है कि बढ़िया होंगे आप लोग। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें। तो चलिए अब अपना टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। और आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। 10th का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये आपके 11th इंट्रेंस में इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं और बहुत सिंपल है जो आपको पढ़ाया जाएगा। अच्छे से पढ़ना, नोट्स बनाना, और मुझे पूरी उम्मीद है चैप्टर आराम से आपके समझ में आ जाएगा। तो चलो अब हम चैप्टर अपना स्टार्ट करते हैं। तो वो सबसे पहली बात, अब तक हमारे पास जो एलिमेंट हैं जिनकी हम स्टडी करते हैं वो हैं 118। ठीक है बेटा, 118 एलिमेंट्स हैं। इतनी बात समझ में आ गई? तो हर एलिमेंट की प्रॉपर्टी हम अलग से याद करना काफ़ी मुश्किल था, तो इसीलिए वक्त वक्त पे साइंटिस्ट ने आके एलिमेंट को उनकी प्रॉपर्टी की बेसिस पे डिवाइड करने की कोशिश करते रहे हैं। और इसी में जो पहला आपका क्लासिफिकेशन था, इसी क्लासिफिकेशन में जो पहला क्लासिफिकेशन था आपका, वो था आपका डोबेरिनर्स ट्राइड। तो ये सबसे पहला क्लासिफिकेशन था जो आपकी बुक्स में है। लेकिन याद रखो, जो एलिमेंट को क्लासिफाई किया था मेटल और नॉन मेटल में, वो किसने किया था? लेवोसियर ने किया था। लेकिन प्रॉपर्टी की बेसिस पे किसने किया था? आपका डोबेरिनर्स ने किया था। अब डोबेरिनर्स ने क्या कहा था वो सुन लो। इन्होंने ये कहा था, बेटा समझ लो ध्यान से, when elements are arranged in increasing order of their atomic masses, then groups of three elements known as triads were obtained having similar chemical properties। समझ में आ गई बेटा बात? क्या कहा था उन्होंने ये कहा था कि अगर हम एलिमेंट को उसकी इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस पे अरेंज करते हैं तो हमें ऐसे ग्रुप मिलते हैं तीन एलिमेंट के जिनकी प्रॉपर्टी क्या थी? सेम थी। बात समझ में आ गई होगी। दोबारा देख लो डेफिनेशन। व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, देन द ग्रुप ऑफ थ्री एलिमेंट नोन एज ट्राइड वर ऑब्टेन हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। यहां तक बात समझ में आ गई। फिर इन्होंने इसके बाद क्या कहा? इन्होंने फिर ये कहा था आपका, ये तो लिख लिया होगा आपने, क्या कहा इन्होंने? द atomic mass of middle element is equal to the arithmetic mean of remaining two elements। ठीक है बेटा, ये बात समझ में आ गई आपके? तो इन्होंने ये कहा था कि वो जो आपका ट्राइड्स का जो मिडिल एलिमेंट होगा उसका मास रिमेनिंग टू के अर्थमेटिक मीन के बराबर होगा या फिर अप्रोक्सीमेटली बराबर होगा। यहां तक बात क्लियर हो गई? तो चलो अब देखते हैं कि इनके ट्राइड्स क्या क्या थे, इन्होंने कौन से ट्राइड्स दिए थे। जो सबसे पहला ट्राइड था इनका वो कौन सा था बेटा? अल्कली मेटल ग्रुप। तो अल्कली मेटल ग्रुप हमने क्या देखा? एलिमेंट्स क्या थे? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। तो जो पहला ट्राइड था उसके एलिमेंट क्या थे? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ये सिंपल था, लिथियम का Li, सोडियम का Na, पोटेशियम का K, और ये इनका एटॉमिक मास था। तो चलो अब चेक करते हैं कि ये इन दोनों का अर्थमेटिक मीन ये आता है या नहीं आता। तो अब ध्यान से देखें, अगर हम बात करें अर्थमेटिक मीन की
तो यहां पर हम अगर मिडिल वाले के देखते हैं, एटॉमिक मास ऑफ सोडियम अगर हम देखते हैं बेटा उनके फॉर्मूले से, तो वो क्या था, वो था मास ऑफ एटॉमिक मास ऑफ लिथियम प्लस एटॉमिक मास ऑफ पोटेशियम बाई 2। तो देखते हैं क्या इतना आता है या ये नहीं आता। तो ध्यान से देखो, लिथियम का कितना है 7, इसका कितना है बेटा, इसका है आपका 39, 2 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया आपका ये 23। तो बिल्कुल सही बात थी ये कि जो मिडिल वाला एलिमेंट होगा उसका जो एटॉमिक मास होगा वो रिमेनिंग 2 के अर्थमेटिक मीन के बराबर आएगा। तो इतनी बात समझ में आ गई आपके। पहला ट्राइड आपका ये था, लिख लो इसको फटाफट। नेक्स्ट है बेटा आपका अल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप। तो पहला हमने देखा, पहला क्या था, अल्कली मेटल ग्रुप था। उसमें कौन से थे, जल्दी बताओ कौन से थे, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम था। क्लियर हो गई यहाँ तक बात। अब इसमें कौन सा है बेटा, देखो कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। कैल्शियम का सिंबल पता है सी है, स्ट्रोंशियम का SR, बेरियम का BA। इतनी बात समझ में आ गई। अब कैल्शियम का मास कितना है 44, बेरियम का मास कितना है 137। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसका मास कितना होगा, तो क्या बताया था आपको कि जो मिडिल वाला एलिमेंट है उसका मास कितना होगा। हम अगर देखते हैं यहाँ पर, तो ध्यान से देखो, तो हम बात करते हैं एटॉमिक मास ऑफ स्ट्रोंशियम कितना हो जाएगा बेटा, ये आपका हो जाएगा एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम प्लस एटॉमिक मास ऑफ बेरियम बाई 2। यही तो होगा बेटा। आपको किन्हीं भी 2 का मास पता है तो आप थर्ड का मास निकाल सकते हो। तो कितना है, इसका 40 था, इसका कितना था बेटा 137 डिवाइड बाई 2। सॉल्व करो, इसका आपका आएगा 88.5 आई थिंक। ठीक है, तो लेकिन जो इसका मास था वो कितना था 88, तो अप्रोक्सीमेट इसकी इक्वल था। तो यहाँ तक बात आपके समझ में आ गई। तो याद रखना, क्वेश्चन आपका कंपटीशन में आ सकता है कि इनमें से 2 का मास गिवन होगा, तीसरे का मास आपको निकालना है। तो सिंपल ऐसे ही हमें मास निकालना होगा। तो ये थी इसकी सेकंड एग्जांपल। ठीक है बेटा, अब हम बात करते हैं इसकी थर्ड एग्जांपल की। थर्ड एग्जांपल क्या थी बेटा, थर्ड एग्जांपल पे आते हैं अब। और थर्ड एग्जांपल थी आपकी थर्ड एग्जाम्पल थी बेटा हेलोजन की। तब उसकी हम बात करते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके अंदर हेलोजन ग्रुप। हेलोजन ग्रुप, तो याद रखना ये इसकी थर्ड एग्जाम्पल है। और एलिमेंट कौन कौन से हैं बेटा इसके अंदर, हम अगर एलिमेंट्स की बात करें तो इसमें एलिमेंट था आपका क्लोरीन, ब्रोमीन, देन आपका आयोडीन। इतनी बात समझ में आ गई बेटा। ये 3 एलिमेंट थे, सिंबल आपको पता है Cl, Br और I। क्लियर हो गई यहाँ तक बात। अब बताओ Cl का मास कितना था बेटा, Cl का मास आपको पता है कितना होता है 35.5, इसका मास था 127। तो बताओ अब इसका मास कितना होगा, जल्दी निकालो, जल्दी बताओ बेटा कितना आएगा इसका मास। सॉल्व करो और बताओ, सिंपल सा था कि एटॉमिक मास ऑफ ब्रोमीन बेटा कितना आएगा, ये आपका आएगा Cl प्लस I बाई 2। Cl का कितना था 35.5, इसका 127, 2 से डिवाइड कर दो, बताओ बेटा कितना आया इसका आंसर। इसका आपका आंसर आ गया 81.2 और इसका अप्रोक्सीमेट कितना होता है 80 होता है। ठीक है बेटा, इतनी बात समझ में आ गई आपके। तो ये अप्रोक्सीमेट इक्वल आता है, ये जरूरी नहीं है कि हमेशा बिल्कुल इक्वल आए, बट अप्रोक्सीमेटली क्या होगा, इक्वल आएगा। तो इतनी बात समझ में आ गई, मुझे पूरी उम्मीद है डोमिनियस का आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसने क्या कहा था कि जब हम एलिमेंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाएंगे तो हम क्या देखेंगे, 3 एलिमेंट हमें मिलेंगे जिनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी, और फिर उसको क्या बोल दिया गया ट्राइड्स। और मिडिल वाले एलिमेंट का जो मास होगा वो रिमेनिंग 2 के अर्थमेटिक मीन के इक्वल होगा या अप्रोक्सीमेट इक्वल होगा। लेकिन इसका ड्रॉबैक क्या था। अब हम बात करते हैं बेटा लिमिटेशन ऑफ डोबेरिनर्स क्लासिफिकेशन। इनका लिमिटेशन क्या था, तो इनका लिमिटेशन आप समझ लें। इनका लिमिटेशन ये था कि उस टाइम जितने एलिमेंट नोन थे वो उन सब एलिमेंट को क्लासिफाई नहीं कर पाए थे, और इनका जो क्लासिफिकेशन जो इन्होंने ट्राइड्स दिए थे वो सिर्फ 3 ही ट्राइड्स दिए थे। तो ध्यान से देख लो,
he failed to arrange all the known elements in the form of triads of elements having similar chemical properties। ठीक है बेटा, जितने भी नोन एलिमेंट थे उस टाइम उन सबको क्लासिफाई नहीं कर पाए थे। और सेकंड, ही could identify only 3 triads from the known elements at that time। तो ये आपके समझ में आ गया होगा इनके लिमिटेशन भी। ठीक है बेटा, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्लासिफिकेशन, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। बेटा अब हम डिस्कस करते हैं न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। तो समझो इन्होंने क्या कहा था। तो इन्होंने ये कहा कि अगर हम एलिमेंट को उसकी इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस पे अरेंज करते हैं तो हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी फर्स्ट एलिमेंट की तरह होगी। इसका मतलब क्या हो गया कि जैसे आपके सारे गामा पाधा निसा, जो 8वां स्वर होता है वो पहले की तरह होता है, इसलिए इसको नाम दिया गया न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। जैसे म्यूजिकल ऑक्टेव होता है उसी बेसिस पे इसका नाम दिया गया। 8th की प्रॉपर्टी किसकी तरह होगी? फर्स्ट की तरह होगी। 9th की किसकी तरह होगी? सेकंड की तरह होगी। 10th की थर्ड की तरह। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई आपके। अब लिखवा देते हैं आपको। तो समझो अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड when elements are arranged in increasing order of their atomic masses, the properties of eighth element starting from given element are the repetition of properties of first element। ठीक है बेटा, इतनी बात समझ में आ गई आपके। तो ध्यान से देख लो, अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड when element are arranged in increasing order of their atomic masses, अगर हम एलिमेंट को इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस पर अरेंज करते हैं, the property of eighth element starting from a given element are the repetition of property of first element। समझ में आ गई यहाँ तक बात। तो अब देखते हैं कि इन्होंने किस एलिमेंट को अरेंज करा था, कौन कौन से एलिमेंट्स को इन्होंने अरेंज करा था। तो ये रब करते हैं, ये लिख लें आप। अब इनकी हम अरेंजमेंट जरा देखते हैं। तो बेटा देखो, न्यूलैंड ने आपका यहाँ पर एलिमेंट्स को अरेंज करा इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस पर। तो इन्होंने 1 रो पे 7 एलिमेंट लिए और ये कहा गया कि ये जो एलिमेंट्स हैं इनकी प्रॉपर्टी सेम है। अब कुछ की सेम भी थी, कुछ की सेम नहीं भी थी, लेकिन हमें इससे एक बात ये पता चल गई कि एलिमेंट के एटॉमिक मास का और उनकी प्रॉपर्टी का कुछ ना कुछ रिलेशन ज़रूर है। ठीक है बेटा, तो देखो उन्होंने पहला जो इनका रो थी उसमें क्या था? हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। और फिर इसका जो 8वां एलिमेंट था, तो कोई 1 2 3 4 5 6 7। अब ये जो 8th एलिमेंट है इसकी प्रॉपर्टी फर्स्ट की तरह होगी, जो आपका 9th एलिमेंट है उसकी सेकंड की तरह होगी। तो देखो फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर। तो फास्फोरस की किसकी तरह होगी बेटा? नाइट्रोजन की तरह होगी। फिर इसमें आप देखें क्लोरीन। और उन्होंने कुछ ऐसे एलिमेंट लिए जो एक ही पोजीशन पे 2 एलिमेंट रख दिए, जैसे कोबाल्ट एंड निकेल, ये इनका ड्रॉबैक था। ठीक है बेटा, ऐसे यहाँ देखिए आप सीरियम एंड लैंथेनम। तो ध्यान से देख लो, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, कोबाल्ट, निकेल, ब्रोमीन। सेकंड क्या था? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कॉपर, रुबिडियम। फिर आपका था बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, स्ट्रोंशियम, बोरॉन, एल्यूमिनियम, क्रोमियम, यूट्रियम, सीरियम, लैंथेनम। फिर था आपका कार्बन, सिलिकॉन, टाइटेनियम, इंडियम, जिरकोनियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, मैग्नीज, आर्सेनिक, ऑक्सीजन, सल्फर, आयरन और आपका सेलेनियम। ठीक है बेटा, अब हम बात करते हैं कि इनके ड्रॉबैक क्या थे। बेटा अब हम देखते हैं लिमिटेशंस।
न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव की लिमिटेशंस क्या थी? तो सबसे पहली लिमिटेशन क्या थी इनकी, वो ये कि जो वैलिड था, जो पूरी तरह करेक्ट था, वो था अप टू कैल्शियम। कैल्शियम के बाद कुछ सही थे, कुछ गलत थे, तो वो पूरी तरह करेक्ट नहीं था। तो ये जो क्लासिफिकेशन था इसका, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव वाज एप्लीकेबल अप टू क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट अप टू कैल्शियम ओनली। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई कि ये कहाँ तक वैलिड था आपका, सिर्फ कैल्शियम तक वैलिड था, आया हुआ क्वेश्चन है ये। फिर उन्होंने ये कहा ही अज्यूम दैट ओनली 56 एलिमेंट एग्जिस्ट इन नेचर। ये कहा कि एलिमेंट जो है वो सिर्फ नेचर में 56 एलिमेंट हैं और इसके बाद फ्यूचर में कोई भी डिस्कवर नहीं होगा। कितनी बड़ी बेवकूफ़ी थी इनकी ये। ठीक है बेटा, नेक्स्ट आप देखें, इन ऑर्डर टू फिट एलिमेंट इनटू हिज टेबल ही पुट इवन 2 एलिमेंट टुगेदर इन 1 स्लॉट। अपनी टेबल में लगाने के लिए उन्होंने क्या करा, एक ही स्लॉट में 2 एलिमेंट भी लगा दिए थे। तो ये भी ड्रॉबैक था उनका, अलग अलग मास था बट सेम जगह वो आ रहे थे। अब नेक्स्ट देखें आप, आयरन विच रिजेंबल कोबाल्ट एंड निकल इन प्रॉपर्टीज वाज प्लेस्ड फार अवे फ्रॉम दिस एलिमेंट। आयरन की जो प्रॉपर्टी है वो कोबाल्ट और निकल की तरह होती है, बट वो उनसे अलग जाके लगा दिया था। तो ये बात आपके समझ में आ गई, ये ड्रॉबैक था। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो इसके ड्रॉबैक्स हैं। ड्रॉबैक्स पूछे जाते हैं कंपटीशन में, कहाँ तक वैलिड था, कैल्शियम तक वैलिड था, और फिर उन्होंने क्या कहे थे कि कितने एलिमेंट होंगे, 56 एलिमेंट होंगे। ये लिख लो और इसको याद कर लो अच्छे से। ठीक है बेटा, लिखो। अब बेटा ये रिमार्क देखिए आप, इस रिमार्क में ये कहा गया कि जो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव था उसके अंदर डोबेरिनस ट्राइब भी एग्जिस्ट करती है। तो ध्यान से देखिए आप, डोबेरिनस ट्राइड ऑल्सो एग्जिस्ट इन द कॉलम ऑफ न्यूलैंड क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट बेस्ड ऑन लॉ ऑफ ऑक्टेव। ठीक है बेटा, अब ध्यान से देखो, जो इसका सेकंड कॉलम है, सेकंड कॉलम ऑफ न्यूलैंड क्लासिफिकेशन हैज द एलिमेंट लिथियम सोडियम पोटेशियम, जो कि क्या था, विच कॉन्स्टिट्यूट अ डोबेरिनस ट्राइड। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखना कि न्यूलैंड क्लासिफिकेशन के अंदर डोबेरिनस ट्राइड भी एग्जिस्ट करता है। एग्जाम्पल पूछी जाए आपसे, तो जो इनका सेकंड कॉलम था उसके अंदर लिथियम सोडियम पोटेशियम था, जो कि ये तीनों क्या थे, ये तीनों कॉन्स्टिट्यूट करते हैं किसके अंदर, डोबेरिनस ट्राइड्स में। इतनी बात आपके समझ में आ गई। तो अब हम डिस्कस करेंगे मेंडलीव क्लासिफिकेशन। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल पढ़ने से पहले या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ने से पहले आप ये जान लें कि पीरियोडिक टेबल होती क्या है, किसको हम पीरियोडिक टेबल बोलते हैं। तो बेटा ध्यान से देखो, ये आपका द पीरियोडिक टेबल इज अ चार्ट ऑफ एलिमेंट्स prepared in such a way that the elements having similar properties occur in the same vertical column। यानी कि ये एक चार्ट है एलिमेंट्स का जिसमें आपकी जिन एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम होती हैं वो वर्टिकल कॉलम्स में होते हैं। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? तो देखो, अ पीरियोडिक टेबल कंसिस्ट ऑफ हॉरिजॉन्टल रोज ऑफ एलिमेंट कॉल्ड पीरियड। तो जो हॉरिजॉन्टल रो होंगी उसे हम क्या बोलेंगे, पीरियड्स बोलेंगे, और जो वर्टिकल कॉलम्स होंगे उन्हें क्या बोलेंगे, उनको हम ग्रुप बोलेंगे। तो यहाँ तक बात आपके समझ में आ गई? ठीक है बेटा, तो याद रखना ग्रुप्स क्या होते हैं और आपके यहाँ पर पीरियड्स क्या होते हैं। अब एक बात और सुन लो, मेंडलीव एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या करा, उन्होंने ये देखा कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट हैं। इन्होंने अलग अलग एलिमेंट को इससे रिएक्ट करवाया। जैसे हम बात करें, इन्होंने यहाँ पर लिथियम से रिएक्ट करवाया ऑक्सीजन को, तो क्या बना, लिथियम ऑक्साइड। इन्होंने सोडियम से करवाया तो क्या बना इनका, सोडियम ऑक्साइड। पोटेशियम से करवाया, पोटेशियम ऑक्साइड। रुबिडियम से करवाया, रुबिडियम ऑक्साइड। ठीक है बेटा, तो इन्होंने क्या देखा, इनका इन सब एलिमेंट का फॉर्मूला क्या था, सेम था। आर क्या है यहाँ पर, कोई भी, इनमें से कोई भी एलिमेंट। फिर इन्होंने क्या करा, दूसरे एलिमेंट से करवाया। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैग्नीशियम से करवाया तो MgO, कैल्शियम से करवाया CaO, स्ट्रोंशियम से करवाया SrO, बेरियम से करवाया BaO। बात समझ में आ गई? तो क्या देखा, यहाँ पर भी फॉर्मूला सेम बन रहा है, तो इसका मतलब इनकी प्रॉपर्टी भी सेम है, इसको लिख दिया RO। ठीक है, ऐसे ही हाइड्रोजन से करवाया। जब लिथियम को हाइड्रोजन से करवाया, जब उन्होंने लिथियम लिया, लिथियम को हाइड्रोजन से करवाया LiH, सोडियम को करवाया NaH, पोटेशियम को करवाया KH एंड सो ऑन। तो यहाँ भी क्या मिला, एक जनरल फार्मूला मिल गया RH। जब मैग्नीशियम को करवाया तो क्या मिला बेटा, MgH2, इसको करवाया CaH2। क्लियर? और जब इसको करवाया आपका यहाँ पर हमने लिया स्ट्रोंशियम
H2 एंड सो ऑन। तो यहाँ फॉर्मूला क्या बन गया, RH2। तो इससे ये पता चल गया कि इनके रिएक्शन करने की जो प्रॉपर्टी है वो सेम है, इनकी प्रॉपर्टी सेम है। अब उन्होंने करा क्या, अब उन्होंने ये करा, एलिमेंट को अरेंज करा और जिनकी प्रॉपर्टी सेम थी उसको जैसे उसके नीचे लगाया। तो इन्होंने ये ऑब्जर्व करा कि अगर हम इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस पे लगाते हैं एक पीरियोडिक एक चार्ट के अंदर, तो हम क्या देखते हैं कि जिनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम है वो एक वर्टिकल कॉलम पे लाई करते हैं। इसी बेसिस पे इन्होंने अपना लॉ दिया। यहाँ तक बात समझ में आई? क्या कहा मैंने कि पहले कुछ एलिमेंट की स्टडी करी, फिर क्या देखा, कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जिनकी प्रॉपर्टी दूसरे की तरह आ रही थी। इन्होंने उस एलिमेंट को लिया, अरेंज करा, जैसे इसके नीचे इसको रखा, फिर इसके नीचे इसको रखा। तो इन्होंने ये पाया कि अगर हम एलिमेंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर पे अरेंज करते हैं तो जो प्रॉपर्टीज आपके एलिमेंट की हैं वो सेम है, और जो सेम एलिमेंट है वो आपके एक वर्टिकल कॉलम में, वो आपके एक हॉरिजॉन्टल कॉलम में लाई करते हैं, सॉरी वर्टिकल कॉलम में लाई करते हैं। क्लियर हो गई? यहाँ तक बात एकदम क्लियर है? चलो अच्छी बात है। तो अब हम डिस्कस करते हैं मेंडलीव पीरियोडिक लॉ था क्या। अब हम बात करते हैं मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। तो बेटा समझो मेंडलीव पीरियोडिक लॉ था क्या। इन्होंने क्या कहा, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। ये याद कर लेना, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। अकॉर्डिंग टू मेंडलीव द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप एलिमेंट को इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस पे अरेंज करेंगे तो एक रेगुलर इंटरवल के बाद हमें ऐसे एलिमेंट मिलते रहेंगे जिनकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, सेम होंगी। बात समझ में आ गई है? तो इन्होंने अपने क्लासिफिकेशन में 2 पॉइंट्स का बहुत खास ध्यान रखा था। वो क्या थे? सबसे पहली बात इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, और सेकंड क्या था, ग्रुपिंग टुगेदर ऑफ एलिमेंट हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज। तो याद रखो, इन द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट मेंडलीव वाज गाइडेड बाय 2 फैक्टर। फर्स्ट क्या था, इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, कि इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस पे ही लगाना है, और सेकंड क्या था, ग्रुपिंग टुगेदर द एलिमेंट हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टी सेम हो वो क्या हो, एक ही ग्रुप में आए, एक ही वर्टिकल कॉलम में आए। यहाँ तक बात आपके समझ में आ गई? तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है एग्जाम में, और ये एक अलग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस फैक्टर पे उनका क्लासिफिकेशन बेस्ड था। तो इन 2 फैक्टर्स पे पूरा क्लासिफिकेशन उनका बेस्ड था। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई? नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके अंदर मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। अब मेंडलीव ने जो पीरियोडिक टेबल बनाई थी उसके बारे में थोड़ी बात कर लें। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल क्या थी बेटा? तो जब मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल बनाई तो उसके अंदर उस टाइम जो एलिमेंट नोन थे वो 63 थे। तो मेंडलीव के टाइम पे कितने एलिमेंट नोन थे बेटा? 63 एलिमेंट नोन थे, और उन्होंने उन सब 63 एलिमेंट्स को टेबल में अरेंज कर दिया, और ऐसे अरेंज किया कि जिनकी प्रॉपर्टी सेम थी वो एक वर्टिकल कॉलम में आए, वो सब एक ग्रुप में आए, और इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस पे लगा दिया सबको। यहाँ तक बात समझ में आ गई? उस टाइम तक नोबल गैस डिस्कवर नहीं हुई थी, तो नोबल गैस उनकी टेबल में नहीं थी, लेकिन जब बाद में डिस्कवर हुई नोबल गैस तो उनको उनके लिए एक सेपरेट प्लेस बना दी गई, तो वो भी उसके अंदर आराम से आ गई। यहाँ तक बात आपकी क्लियर हो गई? फिर हम बात करते हैं, कुछ एलिमेंट ऐसे भी थे जो उस टाइम डिस्कवर नहीं हुए थे, लेकिन उन्होंने उसके लिए भी जगह छोड़ दी थी, उनकी प्रॉपर्टी प्रेडिक्ट कर दी थी पहले ही कि अगर ये इस पोजीशन पे आएंगे तो इनकी प्रॉपर्टी ये होगी। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई? तो इसके पीरियड की अगर हम बात करें, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, इसमें पीरियड कितने थे? तो याद रखना मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड थे, और ग्रुप कितने थे? ग्रुप कितने थे? 8। ठीक है बेटा, तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल कंसिस्ट ऑफ 7 पीरियड, consist of 7 horizontal rows known as period and 8 vertical columns known as group। तो याद रखना 7 पीरियड थे और 8 इसके अंदर ग्रुप थे। अब हम बात करते हैं मेरिट्स ऑफ मेंडलीव क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले इनका जो मेरिट था वो क्या था? इनका जो इन्होंने जो सबसे इंपॉर्टेंट बात कही थी वो क्या थी? वो ये थी, ही predict the existence of some element that had not been discovered at that time। इन्होंने कुछ ऐसे एलिमेंट जो उस टाइम डिस्कवर नहीं हुए थे उनकी एग्जिस्टेंस को बता दिया था कि ये जब बनेंगे, जब ये डिस्कवर होंगे तो इनका एटॉमिक मास ये होगा, इनकी प्रॉपर्टी ये होगी, और उसके लिए भी उन्होंने उस गैप छोड़ दिए थे। तो याद रखना जो गैप छोड़े थे वो किस नाम से छोड़े थे? वो गैप छोड़े थे आपका ए का बोरॉन,
एक का एल्यूमिनियम, एक का सिलिकॉन। एक का बोरॉन जब बाद में डिस्कवर हुआ तो वो कौन सा था, स्कैंडियम। एक का एल्यूमिनियम जो डिस्कवर हुआ वो कौन सा था, गैलियम। और एक का सिलिकॉन जो डिस्कवर हुआ वो कौन सा था बेटा, जर्मेनियम। एक का मतलब है कम फर्स्ट, इसका मतलब ये हो गया पहले बोरॉन, बोरॉन के बाद स्कैंडियम। एक का एक संस्कृत वर्ड से लिया गया जिसका मतलब कम फर्स्ट, पहले बोरॉन, बोरॉन के बाद फिर जो अननोन एलिमेंट था, और जो अननोन एलिमेंट था वो क्या था, स्कैंडियम। और एक का एल्यूमिनियम क्या था, गैलियम। एक का सिलिकॉन क्या था, जर्मेनियम। तो यहां तक बात समझ में आ गई। सेकंड मेरिट देखो बेटा, सेकंड मेरिट था इसका, ही कुड predict the properties of several element on the basis of their position in periodic table। इन्होंने ये कहा था कि अगर ये पोजीशन होगी तो उस पोजीशन के लिए इन्होंने प्रॉपर्टीज बता रखी थी, और जब बाद में एलिमेंट डिस्कवर हुए तो क्या देखा गया, अप्रोक्सीमेट वही उनकी प्रॉपर्टीज थी। जैसे आप एग्जांपल देखें, हमने एग्जांपल लिया हुआ है, उन्होंने प्रॉपर्टी बताई थी एक का एल्यूमिनियम, जो बाद में डिस्कवर हुआ क्या, गैलियम। तो यहाँ देखो इसमें एटॉमिक मास क्या बताया था, 68, तो उसका एटॉमिक मास कितना था बेटा, 69.7 था, ये करेक्ट था। डेंसिटी क्या बताई थी, 5.9, डेंसिटी कितनी थी, 5.94। मेल्टिंग पॉइंट बताया था कि लो होगा, और मेल्टिंग पॉइंट एक्चुअल में क्या था, लो था, कितना था, 30.2 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर। ऐसे आप देखिए फॉर्मूला ऑफ क्लोराइड, उन्होंने बताया था कि जो एलिमेंट डिस्कवर होगा एक का एल्यूमिनियम, उसका होगा EaCl3, और यहाँ क्या, GaCl3। जैसा बताया था फॉर्मूला, वैसे ही क्लोराइड का उसका फॉर्मूला था। फिर बताया था फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड A2O3, और सेम Ga2O3 इसका फॉर्मूला था। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो इन्होंने पोजीशन की हेल्प से सारी प्रॉपर्टीज बता दी थी कि इस पोजीशन वाली की प्रॉपर्टी ये होगी, इस पोजीशन वाली की प्रॉपर्टी ये होगी, और कोई अगर इस पोजीशन पर आएगा तो प्रॉपर्टी ये होगी। तो बात समझ में आ गई। ये हो गया इसका सेकंड मेरिट, सेकंड इसकी एडवांटेज। ठीक है बेटा। बेटा अब देखो इसका थर्ड पॉइंट क्या है मेरिट्स का। थर्ड पॉइंट है इसका, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल कुड अकोमोडेट नोबल गैस व्हेन दे वर डिस्कवर्ड। जब मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल बनाई थी तो जैसे मैंने आपको बताया उस टाइम नोबल गैस डिस्कवर्ड नहीं हुई थी, लेकिन वो जब भी बाद में डिस्कवर हुई तो उनके लिए एक सेपरेट कॉलम बना दिया गया, एक सेपरेट जगह उनको दे दी गई। क्यों? क्योंकि बिकॉज द नोबल गैसेज आर प्लेस्ड इन सेपरेट ग्रुप बिकॉज दे आर केमिकली अनरिएक्टिव। आपसे पूछा जाए कि ये लेट डिस्कवर क्यों हुई, रीजन क्या था कि केमिकली ये अनरिएक्टिव थी, और ये इन्होंने इनको जगह कैसे मिल गई पीरियोडिक टेबल के अंदर, तो इनको एक सेपरेट ग्रुप दे दिया गया क्योंकि इनकी सबकी प्रॉपर्टी क्या थी, सेम थी, ये सब केमिकली अनरिएक्टिव थी। तो यहाँ तक बात हो गई हमारे इसकी मेरिट्स की। अब हम जानते हैं कुछ इसके डीमेरिट्स। अब हम बात करते हैं लिमिटेशन ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो बेटा जानो कि इसकी लिमिटेशन क्या थी। तो देखिए आप सबसे पहले, द पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स कुड नॉट बी एक्सप्लेन। इन्होंने क्या कहा था कि अगर हम इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस पे लगाते हैं तो हमें सेम प्रॉपर्टीज मिलती हैं रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद। बट हम जानते हैं कि आइसोटोप्स, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 लेकिन मास 12 भी होता है, कार्बन 6 मास 13, कार्बन 6 मास 14, इन सब का मास अलग है। तो इन सब के लिए अलग अलग पोजीशन डिफाइन नहीं करी थी, तो वो ये नहीं बता पाए थे कि आइसोटोप्स के केसेस में क्या होगा। तो बात समझ में आ गई कि अगर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास इस पे लगाते तो इनका मास तो अलग था, तो प्रॉपर्टी अलग आनी चाहिए थी, बट इन सब की प्रॉपर्टी सेम होती हैं। बात समझ में आ गई। तो पहला ड्रॉबैक तो ये था, द पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स कुड नॉट बी एक्सप्लेन। सेकंड था, रॉन्ग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ सम एलिमेंट कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड। फॉर एग्जांपल, कोबाल्ट हैविंग अ हायर एटॉमिक मास देन निकल। बेटा समझो कोबाल्ट का एटॉमिक मास कितना है, 58.9, निकल का कितना है, 58.7। कोबाल्ट को पहले रखा, निकल को बाद में रखा, जबकि इन्होंने क्या कहा था कि इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस पे लगाना है। तो वो इसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि ऐसा क्यों हुआ कि जिसका मास ज़्यादा था उसकी प्रॉपर्टी पहले वाले से मैच कर रही है। क्लियर बेटा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, द करेक्ट पोजीशन कुड नॉट बी असाइन टू हाइड्रोजन इन द पीरियोडिक टेबल। अब बेटा हाइड्रोजन के बारे में जान लो। देखो हाइड्रोजन क्या होगा, सपोज आपके पास हाइड्रोजन है, आपने सोडियम से रिएक्ट करा, क्या बनाया इसने, ये NaH। क्लियर बेटा। लेकिन अगर हमने इसको हाइड्रोजन को फ्लोरीन से करा तो क्या बनाया इसने, ये HF।
तो ये शो करता है हैलोजन की प्रॉपर्टी भी शो करता है और ये शो कर रहा था अल्कली मेटल की प्रॉपर्टी भी, बट इसको रखा कहाँ गया पीरियोडिक टेबल में, अल्कली मेटल के साथ। तो ये भी नहीं बताया कि अल्कली मेटल के साथ क्यों रखा और हैलोजन के साथ क्यों नहीं रखा। तो ये 3 इसके ड्रॉबैक थे। अब जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आप पढ़ेंगे तो इन तीनों ड्रॉबैक का हमें एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा कि ऐसा क्यों हुआ। क्लियर हो गई बेटा यहाँ तक बात। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही, जितना आपको पढ़ाया है नोट्स बना लो। थ्योरेटिकल चैप्टर था ये, लेकिन नेक्स्ट जो इसका लेक्चर होगा वो बहुत अच्छा होने वाला है। ये चीज़ें आज की याद करने वाली थी, इसको आप याद कर लो। आज के लिए इतना ही, चलो टाटा बाय बाय।